हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 11.3 में जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो टॉपिक है अपना प्लेन, 3D वाला प्लेन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें ना वैसे तो काफ़ी सारे हैं क्वेश्चंस इसके अंदर। एक एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार पार्ट्स हैं, तो हम हर वीडियो में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस में पार्ट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और इससे पहले ना थ्योरी भी काफ़ी सारी है यार इसके अंदर। तो वैसे मैंने पिछले इस वीडियो से जस्ट पिछले वाले वीडियो में इस प्लेन की, है ना, ये जो 3D वाला जो प्लेन है, इसकी मैंने सारी थ्योरी कवर करने की, मतलब कवर कर ही दी है उसके अंदर। तो प्लीज़ एक बार आप वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि 11.3 में सेम टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो हम एक वीडियो में कवर करते हुए चले। उससे क्या होगा कि अपना एक जो कंसेप्ट होगा ना उस पर अच्छी से पकड़ बन जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं 11.3 को। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्लेन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में बहुत काम की होगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, एक और चीज़ पहले आप ये जान लो कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। जैसे प्लेन जो होता है ना, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक प्लेन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, भले आप 2D में लाइन पढ़ो या 3D में लाइन पढ़ो या फिर 3D के अंदर प्लेन पढ़ो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऐसे कंपैरिजन वाइज पढ़ लेते हैं, है ना। लाइन में डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये जो लाइन ऐसे जा रही है ना, बस वही डायरेक्शन इस लाइन की डायरेक्शन कहलाती है, लाइन के अलोंग या पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन प्लेन में डायरेक्शन का मतलब थोड़ा अलग होता है। जैसे समझो कि ये प्लेन मतलब जैसे ये पेज है आपको जो दिख रहा है, या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसकी डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो उसकी डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ ये ऐसे है डायरेक्शन, या फिर ऐसे है डायरेक्शन, या ऐसे है डायरेक्शन, ये मतलब नहीं है। प्लेन की डायरेक्शन का मतलब क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना वो है डायरेक्शन। तो आपके सामने ये जैसे कॉपी दिख रही है ना, तो इसकी इसकी डायरेक्शन क्या है, मैं यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर से ये इसका पेन का ढक्कन खड़ा कर दिया मैंने, ऐसे दिख रहा है क्या आपको, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन है उसका मतलब है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ या किधर भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वही डायरेक्शन प्लेन की डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन। ये एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी। तो देखो, इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। एक समझो कि प्लेन यहाँ पर ऐसा कुछ है, ऐसे एक प्लेन है। तो अब इसकी इक्वेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ से ये है अपना ओरिजिन ओ, यहाँ से हमने उस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जाके यहाँ पे लगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना ये जो परपेंडिकुलर है, इसको आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा लो, ऐसे, है ना, ये परपेंडिकुलर ही है। अभी परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया इस प्लेन के, ये है अपना प्लेन। प्लेन इतना सा ही नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिट तक चलता रहता है। जैसे लाइन चलती रहती है ना, वैसे प्लेन भी फैलता रहता है। तो ऐसे, तो ये प्लेन है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया। इस एन वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते, तो वो बन जाता है एन केप। क्या बन जाता है, एन केप बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भले आप पी बोल दो, तो ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है समझो डी। कितनी डिस्टेंस है, डी। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होगी आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पे जो डी है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसकी, प्लेन की डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से, 0,0,0 से उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पर एन केप ये क्या है, ये जो एन केप मतलब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये किसको दर्शाता है, एन केप ये बताता है डायरेक्शन को। और वो कौन सी ये है क्या आखिरकार, ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, अगर किसी प्लेन की इक्वेशन ऐसे वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर में है ना, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखी हुई हो, तब आप समझ जाना कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, यहाँ पर एन केप होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन देने वाले थोड़ा सा मतलब ट्रिकी कर जाते हैं क्वेश्चंस में, वो यहाँ पे एन केप नहीं देते, यहाँ पे सिंपल सा एन वेक्टर ही दे देते हैं। तो उस केस में हमें उस एन वेक्टर का एन केप निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तब आरएचएस में जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी। ये तो है वेक्टर फॉर्म, है ना, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। इसी वेक्टर फॉर्म की हम कार्टेशियन फॉर्म भी लिखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी ये होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस
एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, ये होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो डी है वो कब ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तब जब यहाँ पर एल एम एन है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनका समेशन कितना हो, 1 हो, तब हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये जो आर एच एस में डी है ना वो है ओरिजिन की, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन की। तो यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि जो एन कैप है ना, एन कैप वो है अपना एल आई एल एम एन आ गया ना, यहाँ पर एल एम एन आ गया, एन कैप में वो आई जे के वो सारी चीज़ें आती, तो एन कैप क्या हो गया अपना एल आई कैप प्लस फिर दूसरा क्या है एम एम जे के प्लस एन के कैप, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो अब देखो इसमें भी मतलब क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर एल एम एन ये है, एल एम एन जो है ना यहाँ पे एल एम एन, इनका स्क्वायर का समेशन 1 आ रहा है, तो ये है डी सी, क्या है डी सी, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन क्वेश्चन में चकमा देने के लिए क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा मिल जाएगा हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब यहाँ पर जो ये ए बी सी है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है प्लेन के, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये क्या है प्लेन के डी आर है, मतलब क्या डायरेक्शन रेशियो, ये सब के सब क्या है डी आर। उस केस में अगर हमें यहाँ पर वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन डी आर को डी सी बनाते हैं, ये डी सी होंगे तब जाके यहाँ पे डी जो नंबर यहाँ पे दिखेगा वो क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी। अच्छा डी आर को डी सी बनाने का क्या फंडा होता है, समझो कि डी आर है ए बी सी, तो हमने एक पहले या इस लेक्चर के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डायरेक्शन रेशियोज को हम कैसे डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या है ए बी सी ना, इनको दूर दूर लिख लेते हैं और इनके नीचे हम डिवाइड में एक नंबर लगाते हैं, वो नंबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब तो यहाँ पर अगर ए के नीचे मैं ये डाल दूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डाल दूंगा, इसके नीचे भी ये डिवाइड कर दूंगा, इस सी के नीचे भी ये डिवाइड कर दूंगा, तो फिर अच्छा आर एच एस में भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि वो होता ना कि यार एक एल एच एस में आप ये नंबर डिवाइड कर रहे हो हर तरफ, इनको डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन बनाने के चक्कर में, तो आर एच एस में ना वो आर एच एस भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, और वो जो नंबर होंगे ना यहाँ पे ए बटा ये बी बटा ये, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो एक टाइप से ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। तब उस सिचुएशन में यहाँ पे जो डी होगा वही अपनी क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी मतलब डिटेल में बताया था, वहाँ पर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। अभी हम इसी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि इन चीज़ों को हम अप्लाई करना सीख लें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 का। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे 4 केस दे रखे, मैंने 2 लिखे, 2 अगले पेज में कर लेंगे। यहाँ पे बोला डिटरमाइन दी डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डीसी हमें बताने हैं किसके, ऑफ दी नॉर्मल टू दी प्लेन, जो प्लेन है ना ये ऐसा कुछ प्लेन बनता है, उसके जो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है ना उसके में डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। और क्या बोल रहा है, ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड दी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी हमें बतानी है। यहाँ पे अब जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना थोड़ा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में जो 4 पार्ट है, चारों के चारों पार्ट है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर होते तो यहाँ पर होता एन केप, यहाँ पे हम एन केप बना लेते, और इधर हम ये जो डी है ना, ये हमें डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल जाता। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी चाहिए। ठीक है, अच्छा एन केप बनाने में क्या प्रोसेस काम में लेते, जो एन वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इस बार देखो अभी जैसे मैंने अभी आपको केस बताया था कि थोड़ी सी इसे होशियारी कर देते हैं वो, जैसे यहाँ पर ना यहाँ पे वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं देते, डायरेक्शन रेशियोज दे देते वो, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तब हम उस केस में क्या करते हैं, अंडरूट, जैसे यहाँ पर तो क्या किया, यहाँ तो वेक्टर तो समझ में आ जाता है कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, चलो तो यहाँ पर भी हम ए बी सी इसको एक वेक्टर समझ के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मतलब अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, तो उस अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर ये डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी वो कन्वर्ट हो जाते हैं डी सी के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस के साथ एल एम एन, और उस केस में यहाँ पर जो डी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, क्या बन जाता है वो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बन जाता है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे जो डी होता है तब यहाँ पे डी सी होते हैं, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस, इन सबको स्क्वायर करके जोड़ दे तो हमें 1 मिल जाना चाहिए।
अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए को बाद में बताऊंगा, पहले आप पार्ट बी को बता देता हूं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, तो इसमें ना चीज़ें कई सारी गायब मिलेगी, एक्स और वाई वाली टर्म्स नहीं दिख रही ना, तो उनको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन पहले आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को, इस पार्ट को समझो। देखो पार्ट बी, इसमें बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अभी एक्स के साथ में क्या है 1, वाई के साथ में क्या है 1 और जेड के साथ में क्या है 1, है ना। तो अगर मैं अभी ये वाला काम करूं कि भाई x के साथ l है, y के साथ m है, n z के साथ n है, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ो तो 1 आ जाएगा क्या? देखो देखो एक बार, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर है 1। इनका स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो RHS में क्या लिखा 1, इसका मतलब ये जो 1 है ये भी ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है अभी, ठीक है। कब होगा? जब स्क्वायर करके जोड़े तो आंसर में 1 मिले ना, तब RHS में जो होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी और यहाँ वाले नंबर क्या हो जाएंगे? DC बन जाएंगे। लेकिन अभी नहीं है, अभी ये है DR, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ABC को हमें इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम किससे डिवाइड कर देंगे? √A² + B² + C² से। यहाँ पर A का काम कौन कर रहा है? 1, B का काम 1, C का काम 1। तो हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे बस एक लाइन लिखूंगा, आपको भी बस एक लाइन लिखनी है, डिवाइड बाय √x का कोएफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 से डिवाइड करना है हमें दोनों तरफ। अब डिवाइड बाई दिस ऑन बोथ साइड्स, ऐसे पूरा लिख लेंगे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x/√3, यहाँ पर बन जाएगा y/√3 एंड ये बन जाएगा z/√3 इक्वल टू RHS में 1/√3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले इन सब का स्क्वायर करके जोड़ देना तो 1 नहीं आता, तब उस केस में हमें यहाँ पर पहले से दे रखे हैं DR, डायरेक्शन रेशियोज, जिनका स्क्वायर करके जोड़ देना तो 1 नहीं मिलता हमें। यहाँ पे DR क्या है? 1,1,1, ठीक है। लेकिन अब 1/√3 का स्क्वायर करो 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करो 1/3, ये भी 1/3 है ना, इनका स्क्वायर। इनको जोड़ोगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो अब एकदम बेस्ट कंडीशन में है, ये ऐसा बन गया LX + MY + NZ इक्वल टू D, ठीक है। और यहाँ पे L M N इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर L का काम कौन कर रहा है? 1/√3। तो यहाँ पे जो LMN है ना, LMN ये होते हैं DC, क्या होते हैं? ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इनका काम कौन कर रहा है? 1/√3 1/√3 1/√3। तो क्या मिल गया हमें? DC 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। और रही बात डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0,0,0, तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितना है? 1/√3, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। पहले RHS में 1 था, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं थी। जब हम ऐसा डिवाइड कर देंगे ना, ये इनका सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर वो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तब हमें RHS में जो मिलेगा बस वही अपनी डिस्टेंस होती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके हो। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें दिख रही है, यहाँ तो बस एक ही चीज़ दिख रही है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हैं यहाँ पर भी। वही एक्स और वाई नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट उनका गायब होगा ना, 0 होगा उनका कोएफिशिएंट। यहाँ पे जेड है, इसका मतलब जेड का कोएफिशिएंट क्या है? 1। वो नहीं है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 0x + 0y + 1 × जेड। जेड को क्या लिख लिया मैंने? 1 × जेड इक्वल टू इधर कितना है? 2 है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? 0, ये क्या है? 0 और ये क्या है? 1 है। अगर मैं इन तीनों नंबर का 0 0 1 का, किसका? 0 0 और 1 का, इनका स्क्वायर करके जोड़ूं तो आंसर क्या मिलेगा? 0 और 0 0 और 0 और 1 1, मेरे को 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये अभी पढ़े हुए हैं ना, पहले से जो नंबर पढ़े हुए हैं वो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस ही है। क्या है वो? डायरेक्शन कोसाइंस ही है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान लो डायरेक्ट ध्यान में नहीं जाए कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है, तब आप क्या करोगे? ये 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 0 का 1 का स्क्वायर ये आएगा, इसका अंडर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √1, मतलब 1। तो 1 हम हर तरफ डिवाइड कर देंगे, तब भी वही बात है। अगर आपको डिवाइड करने की आदत बन जाती है तब डिवाइड कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, तब भी हमें यही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये DC क्यों है? L का काम कौन कर रहा है? 0, और M का काम कौन कर रहा है? 0, और यहाँ पे N का काम कौन कर रहा है? 1, ठीक है। और इनको मैं DC क्यों बोल पा रहा हूँ? डायरेक्शन कोसाइंस क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस एक रूल फॉलो करते हैं कि उन सभी का स्क्वायर करके जब मैं जोड़ता हूँ ना तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये DC ही है, डायरेक्शन कोसाइन ही है। क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया 0 0 1, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पूछिए? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ। जब यहाँ पर
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बन जाता तो इधर जो भी होता है ना वो डी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर तो ये एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है पहले से। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एच एस में 2 लिखा ना तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से प्रॉपर फॉर्मेट में है तो आप डायरेक्ट चीज़ें बोल सकते हो। यहाँ पे जेड है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन 1 हो जाएगा, एक्स और वाई नहीं है तो उनका कोएफिशिएंट 0 है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन 0 0 हो जाएगा। और आर एच एस में डी होता ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रही है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो डी है वो यहाँ पर कौन है, 2 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 हो गया। ये पार्ट ए और बी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखो x के साथ 2 है, y के साथ 3 और z के साथ -1 है। इन नंबर्स का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 1 नहीं मिलेगा मेरे को, है ना। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना। ये क्या है यहाँ पे 2 3 एंड -1 क्या है, dr है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्शन कोसाइंस बताने के बारे में। तो हम इनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ऐसे डिवाइड बाई क्या है, यहाँ पे देखो हमें एक अंडरूट से बना डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 है जेड के साथ तो -1 का स्क्वायर, इसको भी जोड़ दो। डिवाइड बाई, अच्छा इसको सोल्व करो थोड़ा, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का 9 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये हो गया √14 डिवाइड बाई √14 इन LHS एंड RHS। LHS RHS दोनों में हम इसका डिवाइड कर देंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे दिखेगी, इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, ये नई इक्वेशन की शक्ल ऐसी होगी। √14 से डिवाइड कर रहा हूँ तो √14 सब में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2x बाई √14 प्लस 3y बाई √14 माइनस जेड बाई √14 इक्वल टू RHS में क्या है 5 बाई √14, इधर भी √14 आ जाएगा। ये बन गए अपने प्लेन की इक्वेशन। अब देखोगे जब आप इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा, है ना। तो ये हम इसीलिए ये इतना सारा काम करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे DC की बात करूँ, इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ही तो होते हैं ऐसे, जिनको स्क्वायर करके जोड़ते तो 1 मिलता है। तो यहाँ पे DC क्या हो जाएंगे, ये LMN। तो DC पहला L की वैल्यू क्या होगी 2 बाई √14, और M की वैल्यू 3 बाई √14, और यहाँ पर कितना -1 बाई √14। और रही बात D की, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये हो जाएगी इधर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना 5 बाई √14। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पर। देखो ये दे रखा है यहाँ पे कि 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें वही इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस 8 को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 5y इक्वल टू -8। देखो दोस्तों, आप ना पहले से एक सावधानी लेके चलो कि यार RHS में जो आता है वो डिस्टेंस होती है ना। RHS में जो कुछ भी आएगा यहाँ पे जो D होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का पॉजिटिव होना जरूरी है ना, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये जो -8 है ना, इसका माइनस पहले से LHS में भेज दो आप, ऐसा बन जाएगा -5y इक्वल टू 8 हो गया। अब जो यहाँ पे x और y की कमी ना वो पूरी कर लो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा x नहीं है यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, -5 इंटू वाई हो गया। जेड भी नहीं है तो 0 इंटू जेड हो गया। और RHS में क्या है यहाँ पर 8, तो 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो x के साथ है, y के साथ है, z के साथ में क्या क्या नंबर है, ये 0 है, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 0 है ना। अगर हम इनका स्क्वायर करके जोड़े तो 1 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, लेकिन -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो अभी ये जो नंबर्स है ना 0, -5 और 0, ये एक्चुअल में क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, कोसाइन होते ना तो इनको स्क्वायर करके जोड़ते तो आंसर 1 मिलता हमें, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। तो इनको डायरेक्शन कोसाइन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इन सबको जोड़ के स्क्वायर करके अंडरूट ले लो। मतलब अंडरूट ऑफ यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अंडरूट ऑफ 0 का, तो ये भी 0 हो गया। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 का अंडरूट क्या हो जाएगा 5। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 5। तो देखो कैसा बन जाएगा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस इधर 5y बाई 5 हो जाएगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, इतनी जार आई आ गया इसके अंदर, 5y अपॉन 5। ठीक है, अब ठीक है, प्लस 0 इंटू जेड के नीचे 5 आ जाएगा, इधर 8/5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डी सी क्या होंगे, डी सी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 0/5 कितना हो जाएगा 0, -5/5 -1 हो गया, 0/5 0 हो जाएगा। और रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, क्या बन जाएगी 8/5। ठीक है, अब समझ गए ना कि ये इधर डिस्टेंस ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यार अगर माइनस इधर ही रहता ना तो यहाँ पर भी माइनस इधर रहता, फिर इसको लास्ट में जाके भेजते, इससे बढ़िया पहले ही भेज दिया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, चारों पार्ट हो गए इसके। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, आपको एक जनरल प्लेन मिल सकता है इस टाइप का, आपको यहाँ पे जो भी XYZ के कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके जोड़ के दोनों तरफ डिवाइड करना है। उसके बाद में आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, वो कौन से होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है ना उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वो होती है r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। ठीक है, ये होती है वेक्टर इक्वेशन प्लेन की, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन। यहाँ पे जो d होती है ना, ये d की वैल्यू दे रखी है, ओरिजिन से डिस्टेंस ही होती है d, तो d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। फिर क्या बोला, एंड नॉर्मल टू दी वेक्टर दिस। जो अपना प्लेन है ना वो इस वेक्टर के नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल टू दी प्लेन, अच्छा ठीक है, नॉर्मल टू दी वेक्टर दिस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है या फिर ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर मैंने ना, यहाँ पे ये जो प्लेन क्या है यार, मेरे पेन का जो ढक्कन है ना, इसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, खड़ा नहीं हो रहा है ये, इसको मैं ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो प्लेन, ये जो ढक्कन है ना, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बात ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो प्लेन है ना वो ये ढक्कन के परपेंडिकुलर है, तो वो बात भी ठीक है ना। तो ये इस तरीके से दे रखा है, नॉर्मल टू दी वेक्टर दिस। खैर ये हमें एक टाइप से क्या दे रखा है, ये दे रखा हमें नॉर्मल वेक्टर। क्या दे रखा है, ये नॉर्मल वेक्टर, मतलब n वेक्टर दे रखा है। अभी ये n वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए होता है यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो पहले हम इस n वेक्टर का n कैप निकालेंगे। n कैप क्या होता है, n वेक्टर के डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। तो n वेक्टर ये है अपना 3i + 5j - 6k कैप, डिवाइड में n का इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, और इसका प्लस का 36 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप, डिवाइड में नीचे की तरफ कितना आ जाएगा यार, ये सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 34 और 36, ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये हो गया। तो ये n कैप है ना, ये n कैप ये उठाकर मैं यहाँ पे डालूंगा, तो कैसा हो जाएगा, r वेक्टर। देखो वेक्टर फॉर्म ही मैं बतानी है, तो इसी में बस ये वैल्यू डाल के आंसर खत्म। n कैप की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे रख दूंगा एज इट इज़ 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप, डिवाइड में नीचे कितना है, √70 इक्वल टू r, जिसमें d है, d की जगह कितना है, डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये बन गया अपने वेक्टर की, अपने प्लेन की इक्वेशन। इसमें ज़्यादा और कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज़ दे रखी है वो इसमें डाल के पुट कर लो। वेक्टर दे रखा, उसका यूनिट वेक्टर बस यहाँ पे डालना, उसका ध्यान रखना, सीधा सीधा वेक्टर मत रख देना यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। ये प्लेन है लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, ये सब वेक्टर वाली चीज़ें हैं, है ये प्लेन ही, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब ये वेक्टर वगैरह ये सब हटाने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सब मतलब एक तरीका है, वैसे तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, वो भी मैं बताऊंगा, है ना, लेकिन एक प्रॉपर तरीका वो देखो क्या होता है। उस केस में क्या करते हैं, जो आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर होता क्या है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये दौड़ेगा कि आर वेक्टर क्या है। तो देखो दोस्तों, ये जो आर वेक्टर है ना, ये हम वेक्टर जब पढ़ते हैं ना, वेक्टर, उस वेक्टर में वेरिएबल का काम करता है, किसका, वेरिएबल का। जैसे मैं बोलूँ, हमने 2D पढ़ा था ना, जैसे मैं बोलूँ y = mx + c, या फिर y = 2x + 3। अब आप जानोगे कि यार ये जो y और x है ना, ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल, कोऑर्डिनेट्स के लिए तैयार होते हैं हमेशा। तो ऐसे ही वेक्टर में वेरिएबल चीज़ क्या होता है, ये आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, आर वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली x की तरफ जाएगा तो i कैप, फिर y j कैप और z k कैप, है ना। ये चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो, अगर मैं आर वेक्टर की ये वाली वैल्यू डाल दूंगा ना, तो फिर मैं कार्टेशियन फॉर्म में पहुंच जाऊंगा। वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में x y z वो सब होते हैं,
ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे ये जो है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में ये है ना, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर उसमें एक्स वाई जेड ये सब होते हैं। और वेक्टर फॉर्म में क्या होते हैं, वेक्टर दिखते हैं। तो मेरे को ये वेक्टर हटाना है तो मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा। वैल्यू डालने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसा होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप डॉट इधर क्या है, आई के प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होता है, आई वाला आई वाले से ही मिलेगा, ये एक्स आई इंटू आई, मतलब एक्स आई डॉट आई, तो आई डॉट आई वो तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा। ऐसे वाई इंटू, अब जे वाला जे वाले से होगा तो वाई इंटू 1 वाई बन जाएगा। जेड इंटू -1, क्योंकि ये माइनस के है ये प्लस का जेड है, तो माइनस जेड हो जाएगा, आंसर में RHS में 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन ये है अपनी कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, ये है वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म के अंदर दे रखे हैं हमें, ये जो प्लेन है ना वो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, और ऐसे हमने इसको घुमा फिरा के निकाल लिया कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ पर, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। जैसे ये आई कैप है ना, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जे के साथ 1 है तो वो ऐसे वाई बन जाएगा ना, मतलब 1 इंटू वाई बन जाएगा। यहाँ पे के साथ -1 है तो जेड के साथ -1 लगा दो। अब इसमें शॉर्टकट लगाओ, ये तो वेक्टर फॉर्म में, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या, देखो 2i है तो बन जाएगा 2x, 3j है तो बन जाएगा 3y, -4k है तो बन जाएगा -4z इक्वल टू 1। ये बन गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कैसे, अब देखो बैकग्राउंड में ये सारा काम कैसे हो रहा होता है, हम r की जगह डालते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के, फिर में डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट से यही चीज़ निकल के सामने आती है, आई वाली आई तो हट जाएगा, बस इधर आर वेक्टर में जो एक्स छुपा होगा ना, एक्स आई है ना, एक्स आई वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स आई इंटू 2i होगा, तो x और 2 वो 2x बन जाएगा। ऐसे y और 3y बन जाएगा। z और -4 के वो क्या बन जाएगा, -4z बन जाएगा इक्वल टू वो वैसा बन गया। ठीक है। तो ऐसा अब तो आप ऐसे फटाफट चुटकियों में कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर c और d लिखता हूँ, उसको करते हैं फटाफट। तो दोस्तों c और d नहीं है, बस c ही है यहाँ पे। मेरे को लगा d भी होगा, लेकिन आसान थे तो यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन होते तो मज़ा आता था, फटाफट कर लेते हैं। खैर आसान है तो फिर कम क्वेश्चन हो गए, कोई ना। तो इसको हम फटाफट, ये भी किस फॉर्म में है, ये है भी वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में करना है इसको कन्वर्ट। ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये आई के साथ वाला, जे के साथ वाला, के साथ वाला, यहाँ पर ये एक्स के साथ हो जाएगा, ये वाई के साथ हो जाएगा, और ये जेड के साथ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, s माइनस 2t x, ये क्या बन जाएगा 3 - t y, और ये 2s + t z इक्वल टू 5। सीधा सीधा ऐसे है। और बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे आ रही है, ये बैकग्राउंड मतलब आपको पूरा सोल्व करना हो तो कैसे करोगे, आर वेक्टर की जगह वैल्यू डाल देना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट कराओगे तो वो एक्स इसी से मिलेगा, वाई इससे मिल जाएगा, जेड इससे मिलेगा, तो आंसर यही मिलेगा। ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, फटाफट इधर से उधर स्विच कर सकते। अच्छा हाँ, उल्टा भी स्विच करना आना चाहिए। अगर आपको ऐसा मिल जाए ना कोई क्वेश्चन में कि भाई कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है प्लेन की, आपको वेक्टर फॉर्म में जाना है, तो जो 2x है ना उसका बन जाएगा 2y, जो 3y है ना उसका बन जाएगा 3j, और -4z का बन जाएगा -4k, वो अंदर की तरफ, और बाहर x y z ये सारे इकट्ठे होकर r वेक्टर बना लेंगे ना, x i y j और z के, ये r वेक्टर में चले जाएंगे, और 2 3 -4 उस ब्रैकेट में चले जाएंगे। RHS वाला तो वो सेम टू सेम है ही।